प्यारे साथियों नमस्कार अपने यूट्यूब चैनल जेम स्टडियम केमिस्ट्री पर। आज क्लास 12th केमिस्ट्री का सीरीज नंबर 2 मिलने वाला है आप लोगों को। ठीक, सीरीज नंबर 2 बता दूं कि आपको लगभग 6 सीरीज मैं देने वाला हूं आप सबको। इस चैनल पर से 6 सीरीज अपलोड होने वाला है। ठीक, केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। यदि आप इस सीरीज़ को देख लेते हैं ना तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से लगभग 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ने की गारंटी ही गारंटी है। ठीक, कोई नहीं इतनी गारंटी के साथ बता सकता है कि 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ सके। ठीक, और मैं ये बता दूं कि इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन गारंटी के साथ लड़ने की गारंटी है। और मैं ये भी बता दूं कि इससे आधारित क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक, इस पूरे सीरीज को अटेंड जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। करण निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? मतलब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा होता है? पता है अक्रिस्टलीय ठोस होता है रबर, कांच और और प्लास्टिक, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस होता है ETC। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ठीक, तीनों एग्जाम्पल याद रखिएगा जो बताए हैं। कह रहा है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या 2 होती है। ठीक, दो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। मैं ये भी बता दूं कि पिंड केंद्रित को काय केंद्रित भी कहते हैं। पिंड केंद्रित को काय केंद्रित भी कहते हैं। काय केंद्रित भी कहते हैं। ठीक, ऐसा ही याद रखिए। पिंड केंद्रित घनीय इकाई सेल में परमाणु संख्या 2 होती है। ठीक, करा है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविज जालक की संख्या होती है। घनीय क्रिस्टल में ब्रेविज जालक की संख्या कितनी होती है? तो घनीय क्रिस्टल में ब्रेविज जालक की संख्या 3 होती है। घन में 3 होती है, क्यूब में 3 होती है। ठीक, क्यूब क्रिस्टल तंत्र में ब्रेविज जालक की संख्या 3 होती है और मूल क्रिस्टल तंत्र में 7 होती है। ठीक, याद रखिएगा। किस दोष के कारण निम्नलिखित में किस दोष के क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? क्रिस्टल के घनत्व में किस दोष के कारण कमी होती है? तो क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है शॉटकीय दोष के कारण कमी होती है। ऐसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नो चेंज, मतलब नो चेंज। किस दोष के कारण नो चेंज होता है? तो बता दो कि फ्रैंकल दोष के कारण नो चेंज होता है। और पूछेगा किस दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व में कमी होती है? तो शॉटकीय दोष हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। और किस दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व में कोई चेंज नहीं होता है? तो फ्रैंकल घनत्व में कमी होती है तो शॉटकीय। ठीक, करा मोलरता को व्यक्त किया जाता है। मोलरता को किससे व्यक्त किया जाता है? मोलरता को व्यक्त किया जाता है मोल बाय लीटर में, मोल बटा लीटर में व्यक्त किया जाता है मोलरता को। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन, यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित हो तो घोल को कहा जाता है, इस घोल को क्या कहा जाता है? तो उस घोल को 0.1 मोलल कहा जाता है। ठीक, इसको इस सूत्र से निकालिएगा ना तो निकल जाएगा आप लोगों को। ठीक, कह रहा है किसी तनु घोल का अनुषंक गुणधर्म निर्भर करता है। किस तनु घोल का अनुषंक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अनुषंग गुणधर्म विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक, याद रखिएगा। करा किसी विलयन के प्रासरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है? तो प्रासरण दाब को किससे व्यक्त किया जाता है? तो प्रासरण दाब को पाई बट्टा CRT से व्यक्त किया जाता है। पाई बराबर CRT होता है। प्रासरण दाब का सूत्र होता है पाई बराबर CRT। ठीक, इसको पाई बराबर CRT प्रासरण दाब का सूत्र होता है। तो इसको पाई, यहाँ को सी नीचे कर दिया है और RT ऊपर रख लिया है। ठीक, तो पाई बटा CRT हो जाएगा। ठीक, यह ध्यान में रखिएगा। कह रहा है विद्युत धारा की वह मात्रा जो कॉपर सल्फेट के घोल से एक मूल कॉपर को मुक्त करती है। विद्युत धारा की वह मात्रा जो कॉपर सल्फेट के घोल से एक मोल कॉपर को मुक्त करती है वो क्या कहलाती है? वह कहलाती है 2 फैराड। ठीक, करा फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है? विद्युत
कि फैराडे के विद्युत के विच्छेदन के प्रथम नियम, मतलब फैराडे के 2 नियम होता है। एक विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम से समीकरण कौन दिया था? फैराडे के समीकरण कौन है, कौन सा समीकरण है इसमें? तो समीकरण हो जाएगा इसका m बराबर J/CT। ठीक, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। कराए किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? विलयन की सांद्रता घटता है तो मुलर की चालकता बढ़ती है। तो राइट आंसर ये नंबर इसका सही हो जाएगा, मुलर की चालकता बढ़ती है। कराए निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है? प्राथमिक सेल कौन सा नहीं होता है? तो इसमें प्राथमिक सेल राइट आंसर लेट संचायक होता है। लेट संचायक प्राथमिक सेल नहीं होता है। ठीक, कराए निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करती है? अभिक्रिया की दर को कौन सा कारक प्रभावित करती है? तो अभिक्रिया की दर को ताप प्रभावित करती है, दाब प्रभावित करती है, सांद्रता प्रभावित करती है। इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है मोल लीटर प्रति सेकेंड। मोल लीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, मोल बटा लीटर प्रति सेकेंड, लीटर प्रति सेकेंड। ठीक, मोल बटा लीटर प्रति सेकेंड होता है, तो मोल का मोल हो जाएगा। ठीक, और लीटर ऊपर जाएगा, प्लस है तो माइनस में, ये प्लस है तो ये सब माइनस में, दोनों माइनस में चल जाएगा, तो मोल लीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक, करा यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो इसके 50% पूरा होने में कितना समय लगता है? इसका समय लगता है 16 मिनट समय लगता है। 16 इसको सूत्र से निकालिएगा ना तो आप लोगों को निकल जाएगा। ठीक, करा यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है तो वेग बराबर k/a2, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? इस अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी, इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? 3 हो जाएगी। ए बराबर 2 दिया हुआ है, ए बराबर 2 दिया हुआ है और बी बराबर कुछ नहीं दिया है तो 1 मान लेंगे, तो 2 + 1 बराबर 3। इसका राइट आंसर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 हो जाएगा सही। करा भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा होती है। भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा कितनी होती है? भौतिक अधिशोषण के लिए 20 से 40 किलो मोल। ठीक, 20 से 40 किलो मोल होता है भौतिक अधिशोषण के लिए। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम करता है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाता है। ठीक, करा निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण कौन करता है? स्टार्च करता है। ये नहीं करेगा। कोलाइडी विलयन का निर्माण स्टार्च करेगा। ठीक, करा निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है? पायसी कारक इसमें इमाल्सन कौन सा है? इमाल्सन, इसमें राइट आंसर इमाल्सन कौन सा है? तो साबुन हो जाएगा। साबुन इमाल्सन है। ठीक, साबुन इमाल्सन होता है। कालामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? कालामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो कैलेमाइन जिंक का अयस्क है। जिंकाइड, कैलेमाइन, जिंक ऑक्साइड, ये सब जिंक का अयस्क है। ठीक, कराए मोंड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? मोंड प्रक्रम द्वारा किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? तो निकेल धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक, कराए थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक है? थर्मोइट विधि में कौन अवकारक है? तो थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक होता है? तो ये नहीं होगा, ना ये होगा ना ये होगा, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक, कराए लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में कौन धातुमल के रूप में प्राप्त होता है? धातुमल के रूप में प्राप्त होता है कैल्शियम सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड। ठीक, तो सबसे कम क्वथनांक वाला गैस होता है। सबसे कम क्वथनांक वाला गैस होता है तो हीलियम होता है। हीलियम सबसे कम क्वथनांक वाला गैस होता है।
करा निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च विद्युत ऋणात्मक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्व होता है कौन? फ्लोरीन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा और नाइट्रोजन हो जाएगा। ये तीनों सबसे सर्वाधिक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला इलेक्ट्रॉन होता है, एलिमेंट होता है। ठीक, तो ये चेप ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, H2O ये हाइड्रोजन बनाएगा, फिर NH3 ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो बताओ इसमें HCl नहीं। ठीक, ये याद रखिएगा। कह रहा है ऑक्सीजन और ओजोन है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या होता है? अपरूप है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? अपरूप है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है? त्रिभाषमिक अम्ल कौन सा होता है? तो त्रिभाषमिक अम्ल होता है H3PO3। ठीक, क्रय संक्रमण तत्व का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है। संक्रमण तत्व किस ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं? तो डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। करा निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व का युग्म है? यानी कौन सा तत्व डी ब्लॉक में आता है? डी ब्लॉक में कौन कौन सा आता है? सोडियम नहीं आएगा, ना कैल्शियम आएगा, ना सोडियम आएगा, ना कैल्शियम आएगा, ना सल्फर आएगा, ना फ्लोरीन आएगा, ना मैग्नीशियम आएगा, ना एल्युमिनियम आएगा। ये तो पी ब्लॉक का है। ठीक, ये तो इस ब्लॉक का है, ये है पी ब्लॉक का है, ये है डी ब्लॉक का हो जाएगा। मतलब शक्ति व कर्मण फेंको निकूजन, शक्ति व कर्मण फेंको निकूजन। ठीक, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप निकालिएगा ना तो पता चल जाएगा आप लोगों को। आर्गन 18 हो गया, 18 2 20 4 24 शक्ति व कर, शक्ति व कर, शक्ति व कर मतलब क्रोमियम 3D में आता है, तो 3D4 हो जाएगा। शक्ति व कर 3D4 हो जाएगा, राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। ठीक, 18 2 20 4 24 राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा इसका। ठीक, करा निम्नलिखित में किन तत्वों को 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध से भरता है? किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध तरीके से भरता है? तो लैंथेनाइट, 4f श्रेणी को लैंथेनाइट कहते हैं और 5f श्रेणी को एक्टिनाइट कहते हैं। याद रखिएगा 4f लैंथेनाइट। तो राइट आंसर ये नंबर इसका सही हो जाएगा, ये राइट आंसर ये नंबर। ठीक, ये नंबर इसका सही हो जाएगा। कह रहा है एफिशिएंसी में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो इसका सही नंबर +3 हो जाएगा। कैसे? Fe का निकालना है तो x मानो प्लस Cn कितना होता है इसका? 1 होता है, 1 प्लस गुने 6 बराबर -3 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा, -1 होता है Cn का, -6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे -3 है, माइनस है तो यहाँ पे जाएगा प्लस में, तो 3 में से 6 हो जाएगा तो +3, राइट आंसर +3 हो जाएगा। तो राइट आंसर बी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक, इस तरह निकाला है, ये देख लो। इसका Fe का निकालना है तो Fe का जिसको निकालना है उसको x मानेंगे, प्लस ये साइनाइड का क्या होता है? साइनाइड का -1 मानते हैं इसको। ठीक, इसका लिगेंड -1 होता है साइनाइड का, और क्वेश्चन में 6 दिया है तो 6 लिख देंगे, बराबर देंगे, फिर बाहर देखेंगे क्वेश्चन से बाहर क्या दिया है तो -3 दिया है तो -3 लिखेंगे, तो x प्लस -1 से 6 में गुणा तो क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ठीक, बराबर -3 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा x -6 बराबर -3। ठीक, तो माइनस से तो प्लस में जाएगा तो +6, तो -3 में से 6 हो जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर बी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक, बनाना पड़ेगा, बना सकते हैं आप लोग। ठीक, करा है कॉपर NH3 4+2 में प्रसंकरण होता है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP²। ठीक, इस सब को निकालना पड़ता है इसको, यदि आप पढ़े होंगे ना तो इस सब निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक,
कह रहा है विटामिन बी 12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है। विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो विटामिन बी 12 में होता है कोबाल्ट। कोबाल्ट विटामिन बी 12 में उपस्थित होता है। ठीक, कह रहा है कौन निम्नलिखित में किस जटिल आयन की ज्यामिति चतुष्फलकीय नहीं होती है। किस जटिल आयन की ज्यामिति चतुष्फलकीय नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का निकिल CN4-2। ठीक, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है। ब्यूटेन बनेगा। कह रहा है निम्नलिखित में किसका उपयोग निषेचक के रूप में होता है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग निषेचक के रूप में होता है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन क्लोरल का अणुसूत्र है। क्लोरल का अणुसूत्र इनमें से कौन सा है। CCl3CHO। ठीक, कह रहा है कि जब CH3OH CH3Mg हैलोजन से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनाता है। कौन सा यौगिक बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन बनाएगा इसका। सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह होता है एल्केनॉल को प्रदर्शित करता है। तो सामान्य सूत्र इसका हो जाएगा CN हाइड्रोजन 2N+2O। ठीक, कह रहा है एथेनॉल का समाव्ययी निम्नलिखित में कौन सा है। एथेनॉल का समाव्ययी इनमें से कौन सा होता है। डाईमेथिल ईथर होता है। ठीक, निम्नलिखित में ल्यूकास अभिकर्मक होता है। ल्यूकास अभिकर्मक होता है जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, कह रहा है कि रेक्टिफाइड सेपरेट में रहता है। रेक्टिफाइड सेपरेट में क्या रहता है। रेक्टिफाइड सेपरेट में हो रहता है 95.5% एल्कोहल रहता है। एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र होता है CN हाइड्रोजन 2N ऑक्सीजन। ठीक, कह रहा है आइसोप्रोपिल एल्कोहल में ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है। एसीटोन प्राप्त होता है। ठीक, कह रहा है कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है। इसको गर्म कीजिएगा तो आप लोगों को तो एथेनॉल बन जाएगा। ठीक, C6H5MgBr का निम्नलिखित के साथ क्रियाशील का सही क्रम क्या होता है। तो इसका सही क्रम क्या होता है। सही क्रम पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2,3I। पहले हो जाएगा 2,3 उसके बाद I। ठीक, 49 नंबर देखें। कह रहा निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है। कार्बोक्सिलिक समूह किस में उपस्थित नहीं होता है। मतलब ओइक अम्ल किस में उपस्थित नहीं है। मेथेनोइक अम्ल उपस्थित है, इथेनोइक अम्ल उपस्थित है, बेंजोइक अम्ल उपस्थित है, पिक्रिक अम्ल में नहीं होता है। 49 नंबर का C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समव्ययी है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल किसका क्रियाशील समव्ययी है। कार्बोक्सिलिक अम्ल किसका है। तो इसका ईस्टर का है। ठीक, कह रहा है निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा फार्मिक अम्ल एवं फार्म एल्डिहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है। किस अभिकर्मक के द्वारा विभेद किया जा सकता है। तो 51 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका NaCO3। जब फार्मिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तब क्या बनता है। जब फार्मिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो ये बनता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक होता है। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है। तो प्राइमरी एमीन का NH2 होता है। ठीक, NH2 प्राइमरी एमीन, NH3 थर्ड एमीन होता है। प्राइमरी एमीन NH2 होता है। ठीक,
एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर बनता है, क्या बनता है इसका? C2H5OH। मेथेनॉल एथेनॉल बनता है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। एसिटामाइड की अभिक्रिया डाइब्रोमाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से टकराने पर क्या बनता है? मेथिल एमीन बनता है। निम्नलिखित में किसमें एल्काइलेशन संभव है? एल्काइलेशन किसमें संभव है? एल्काइलेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राइमरी एवं सेकेंडरी में एमीन में, ठीक, प्राइमरी एवं सेकेंडरी एमीन में, दोनों में। कह रहा है निम्नलिखित में सर्वाधिक मीठा शर्करा है। सर्वाधिक मीठा शर्करा क्या होता है? इनमें से कौन सा होता है? फ्रैक्टोज सर्वाधिक मीठा शर्करा होता है, स्वीट शुगर होता है। निम्नलिखित में कौन स्टेरॉइड से संबंधित है? स्टेरॉइड से संबंधित है। विटामिन डी की कमी से स्टेरॉइड होता है। निम्नलिखित में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है? एक पता रखिएगा, एक विटामिन ही ऐसा पदार्थ है जो शरीर नहीं बनाता है, विटामिन, ठीक। डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म होता है, यानी क्षार समान होता है। डीएनए तथा आरएनए में समान क्षार होता है। समान क्षार कौन कौन होता है? गुएनिन, एडेनिन और साइटोसिन। जीएसी समान होता है डीएनए तथा आरएनए दोनों में भस्म। पीवीसी का एकलक निम्नलिखित में कौन सा है? पीवीसी का एकलक निम्नलिखित में कौन सा है? तो पीवीसी का एकलक CH2CHCl है, ठीक। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को कहा जाता है। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? गंधीकरण कहा जाता है, ठीक। निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? योगशील बहुलक कौन सा होता है? तो योगशील बहुलक होता है उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन, ठीक। कह रहा है ब्यूना एस निम्नलिखित में किसका बहुलक है? तो ब्यूना एस निम्नलिखित में ब्यूटाडाइन एवं स्टाइरिन का बहुलक है। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? कृत्रिम मीठा अभिकर्ता, बनाया हुआ अभिकर्ता कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि सैकरिन भी होता है, सोडियम साइक्लोमेंट भी होता है, ठीक। कह रहा है वेलियम का उपयोग निम्नलिखित में किस रूप में किया जाता है? वेलियम का उपयोग किस रूप में किया जाता है? उपशामक के रूप में किया जाता है। एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक नहीं, बेहोशी की दवा नहीं, उपशामक के रूप में। रासायनिक रूप में एस्प्रिन निम्नलिखित में क्या है? एस्प्रिन क्या होता है? एस्प्रिन दर्द की दवा होती है। एस्प्रिन क्या होती है? दर्द की दवा होती है। तो एसिटाइल सैलिसिल अम्ल होता है इसमें, ठीक। और निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? एंटीसेप्टिक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? फिनॉल का उपयोग किया जाता है, ठीक। निम्नलिखित में किसमें CO समूह उपस्थित होता है? CO समूह उपस्थित होता है, इसमें किसमें उपस्थित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटोन में है, ठीक। निम्नलिखित में कौन टार्सियरी अल्कोहल है? मतलब 3 डिग्री अल्कोहल है। इसमें कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है? यह है कार्बन के परमाणु पर अपने चारों ओर 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, 1, 2, 3। तो ये टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक। अल्कोहल जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उस कार्बन के अपने चारों ओर 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो टर्शियरी अल्कोहल कहलाता है या 3 डिग्री अल्कोहल कहलाता है, ठीक। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक। इस वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव बताया गया है इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में बताया गया उसको फिर से दोबारा उससे देख लेगा, क्योंकि इससे अवश्य ही टकराने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं अगले सीरीज में, ठीक। अगले पार्ट जरूर देखिएगा आप लोग। धन्यवाद।